Hello everyone, this is Raj and I'm welcoming you all to my channel, The Civil Network. This channel is based on civil engineering related stuff. इस चैनल में हम देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस। सो व्हाट वी स्टडी टुडे, आज हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट और हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं और हम एप्लीकेशंस देखने वाले हैं कंक्रीट की। तो चलिए चलिए तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट। ठीक है। फर्स्ट, इट इज रिलेटिवली चीप मटेरियल, बजट फ्रेंडली। जो कंक्रीट है वो एक बजट फ्रेंडली मटेरियल है। एज यू नो कि कंक्रीट में जो है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या क्या रहते हैं, जैसे सीमेंट रहता है, सैंड रहता है एंड ग्रेवल्स वगैरह रहते हैं। तो ये अगर देखा जाए इसके इंग्रेडिएंट ये सब काफ़ी बजट फ्रेंडली रहते हैं, इस वजह से ऑल ओवर कंक्रीट बजट फ्रेंडली होती है ना। अगर और हम बाकी अगर मटेरियल से भी अगर कंपेयर करें, जैसे स्टील हो गया या और कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, उसके कंपैरिजन में ये चीप है इस वजह से। सेकंड, इट इज रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ विद फ्यू मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। जो कंक्रीट है उसकी लॉन्ग लाइफ होती है, ठीक है, और उसके जो मेंटेनेंस है वो भी कम होता है, बिकॉज ओवर टाइम उसमें जो छोटे मोटी जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे क्रैकिंग्स हो गई या और, तो उसको तो हम इजीली रिपेयर वगैरह करके उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाला हो गया। थर्ड, इट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। हम जानते हैं कि जो कंक्रीट है वो कंप्रेशन में कंप्रेसिव लोड को लेने के लिए स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। वेयर एज अगर टेंसाइल लोड की बात करें, कि अगर उसके ऊपर टेंसाइल लोड आता है तो वो वीक नेचर रखती है ना। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है, बट ये इसका एक एडवांटेज है। बिफोर इट हार्डन्स इट इज वेरी प्लायबल सब्सटेंस दैट कैन इजीली बी कास्ट इन एनी शेप। मतलब हार्ड होने से पहले जो कंक्रीट होता है उस वो कैसा नेचर रखता है, फ्लूइड नेचर रखता है, जैसे कि पता है आपको, है ना। बिफोर सेटिंग, जब उसको हम उसमें वाटर मिला के उसकी हाइड्रेशन स्टार्ट करवा करते हैं उस टाइम की बात है ना, बिफोर। तो जो उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो फ्लूइड नेचर की होती है। तो इस वजह से हम उसे इजीली किसी भी शेप दे सकते हैं, किसी भी शेप में उसको कास्ट कर सकते हैं जैसा चाहें, है ना। फॉर्म वर्क वगैरह करके, है ना, कटरिंग करके हम कोई भी उसको शेप दे सकते हैं। इट इज फायर रेजिस्टेंस एंड फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस। जो कंक्रीट है वो फायर रेजिस्टेंस भी होती है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस भी होती है। बट अगर मैं बात करूं कि सीजनल वेरिएशन की वजह से, सीजनल वेरिएशन मींस वेदर की वजह से, हॉट वेदर कोल्ड वेदर की वजह से कंक्रीट के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। स्ट्रेस की वजह से कंक्रीट के अंदर श्रिंकेज और एक्सपेंशन वगैरह आता है, एक्सपेंशन वगैरह आता है। तो उस वजह से उसका नेचर थोड़ा बहुत चेंज होता है भले ही, बट अगर ऑल ओवर हम बात करें तो वो फायर रेजिस्टेंस भी होती है और फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस भी होती है। इट इज़ नॉट सेंसिटिव टू मॉइस्चर। अगर हम कंक्रीट की बात करेंगे वो वाटर के लिए कैसे एक्ट करती है, तो वो वाटर रेजिस्टेंस होती है। इट्स स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद टाइम। जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो टाइम के साथ इंक्रीज होती है। ये तो आपको पता है, मैंने पहले वीडियोस में भी बताया था। अगर हम जैसे कास्टिंग के फर्स्ट डे पर ही बात करें तो फर्स्ट डे पर ही कंक्रीट की 60% तक स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है। अगर हम 7 डे पे बात करें तो 65% तक अचीव कर लेता है कंक्रीट। अगर हम 14 डे पर बात करें तो 90% तक कंक्रीट अचीव कर लेता है। और अगर हम 28 डे पर बात करें, जो कि मिनिमम क्यूरिंग टाइम भी बोला जाता है, मिनिमम क्यूरिंग टाइम फॉर कंक्रीट, ठीक है, तो वो 99 टू 100% तक कंक्रीट अचीव कर लेता है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है कंक्रीट की सेटिंग का, वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट इज इट इज एब्रेशन रेजिस्टेंस, रेजिस्ट टू फ्रिक्शन। मींस क्या कि जो कंक्रीट है उस, जैसे हम आरसीसी की बात करें, आरसीसी के अंदर जो है कंक्रीट के साथ हम स्टील कास्ट करते हैं। जैसे ये कंक्रीट रहेगी और ये स्टील है मान लीजिए, तो जो स्ट्रेसेस वगैरह डेवलप होते हैं ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन और ड्यू टू लोड, तो उसकी वजह से स्टील और कंक्रीट के बीच में भी स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे मूवमेंट वगैरह हो सकता है। बट ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन वगैरह एक्ट हो सकता है, बट
ये जो है इसको भी रेजिस्ट कर लेता है और स्लिप वगैरह नहीं होने देता स्टील को कंक्रीट से। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। मींस जो कंक्रीट है वो शॉक प्रूफ वगैरह भी होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो कंक्रीट है, ऐसे भी नहीं कि कंक्रीट के ऊपर हम वाटर बहुत सारा वो कर दें, उस मतलब डाल दें, उसके बाद भी वो रेजिस्ट करे करंट वगैरह को, ऐसा नहीं। जब अगर हम ड्राई कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो ड्राई कंक्रीट जो होती है वो इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंट होती है। ओके, नेक्स्ट इज सीस्मिक रेजिस्टेंस। कि कंक्रीट जो है वो सीस्मिक वाइब्रेशंस वगैरह से भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, वैसे तो हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है वो कंस्ट्रक्ट करने से पहले डिज़ाइन वगैरह किया जाता है, और डिज़ाइन में ही हम सब पहले से ही कंसीडर करके चलते हैं सीस्मिक लोड्स वगैरह, और सारे लोड्स वगैरह, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड्स वगैरह, है ना, अर्थक्वेक लोड वगैरह। तो इस वजह से वो पहले से ही हम वो चीज़ों को लेकर चलते हैं। बट इन केस अगर कंक्रीट के अंदर जैसे थोड़े बहुत वाइब्रेशंस आते हैं या मीडियम वाइब्रेशंस आते हैं, तो वो उस चीज़ को रजिस्ट कर लेता है। ओके, सो फर्स्ट डिसएडवांटेज है इट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो कंक्रीट है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो कंक्रीट है वो स्ट्रॉन्ग होता है किसमें, कंप्रेशन में, मतलब कंप्रेसिव फोर्स को बियर करने के लिए। बट अगर हम बोलें टेंसाइल लोड के लिए या फोर्स के लिए, तो उसमें ये जो कंक्रीट है वो वीक रहता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। नाउ सेकंड, इट हैज़ लो डक्टिलिटी एंड इलास्टिसिटी। जो कंक्रीट है वो एक ब्रिटेल मटेरियल है। ब्रिटेल मटेरियल मीन्स हार्ड मटेरियल है, तो इसलिए इसकी जो डक्टिलिटी होती है एज वेल एज इलास्टिसिटी जो होती है वो लो होती है। थर्ड पॉइंट, इट इज ससेप्टेबल टू क्रैकिंग, श्रिंकेज, सो एडिशनल कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स प्रोवाइडेड। मतलब कि जैसे कि इधर देखिए, जैसे कि जो टेम्परेचर वेरिएशन वगैरह होता है सीज़न की वजह से, जैसे कभी हॉट वेदर है, कभी कोल्ड वेदर है, तो उसके हिसाब से जो कंक्रीट है उसमें भी हॉट वेदर में जैसे एक्सपेंशन आता है कंक्रीट के अंदर, कोल्ड वेदर में श्रिंकेज आता है। तो इस वजह से उसका नेचर भी थोड़ा चेंज होता रहता है कंक्रीट का। तो इस वजह से क्या है, हमें एडिशनल कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स वगैरह भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं कंक्रीट के अंदर कभी कभी, जिससे कि एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा अमाउंट का ना हो जाए। तो ये जो हम प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से कंक्रीट की कॉस्ट बढ़ती है कंक्रीट की, तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, नाउ फोर्थ वन, इट इज़ सक्सेप्टेबल टू क्रीप। क्रीप भी इसके अंदर आ जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन जो होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, द वेट ऑफ कंक्रीट इज़ हाई एज कंपेयर टू इट्स स्ट्रेंथ। जो आप लोग जानते हैं जैसे कि जो कंक्रीट का कोई भी मेंबर, चाहे छोटा से छोटा मेंबर भी हो, उसका भी काफ़ी वेट होता है, क्योंकि कंक्रीट का खुद का एक बल्कि स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट सब मिलकर वाटर सब मिलकर बना होता है, तो काफ़ी खुद भी बल्कि नेचर रखता है। तो इस वजह से जो कंक्रीट का जो वेट है वो काफ़ी हाई होता है, जितना वो स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करा रहा उस हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, कंक्रीट में कंटेन सॉल्युबल सॉल्ट्स। ये तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उसकी वजह से इफ्लोरेंस हो जाता है कंक्रीट के अंदर। इफ्लोरेंस क्या है, ये एक डिफेक्ट होता है जो कंक्रीट के अंदर आता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं इसका आइडिया दूं, तो पहली बात तो सॉल्युबल सॉल्ट कैसे कंक्रीट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो सॉल्युबल सॉल्ट है वो मेनली फाइन एग्रीगेट्स में रहते हैं। ठीक है, तो अब जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो फाइन एग्रीगेट्स के थ्रू, और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो जब वाटर के साथ तो इसकी रिएक्शन होती है, कॉन्फ्लोरेंस कॉज करता है। इफ्लोरेंस क्या है, इफ्लोरेंस में क्या होता है कि ये जो कोई कंक्रीट की सरफेस है, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि वाइट वाइट कलर का एक पाउडर इकट्ठा हो जाता है बहुत बार, तो उसी को हम इफ्लोरेंस डिफेक्ट कहते हैं, अगर मैं थोड़ा आइडिया दूं तो, है ना। तो अगर मैं डिफाइन करूं, अगर मैं इफ्लोरेंस को, तो इफ्लोरेंस क्या है, डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स ऑन कंक्रीट सरफेस दैट फॉर्म्स ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर। क्योंकि जब जब कंक्रीट जो हाइड्रेशन प्रोसेस में होता है, और हाइड्रेशन के बाद जो है वो सेटिंग फेज में होता है,
उस टाइम पर क्या है, इवेपोरेशन होता है, जो उसमें वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है सेटिंग फेज में, है ना, क्योंकि सेटिंग होने के बाद फिर वो हार्ड होता है, तो हार्ड होने के साथ साथ उसमें से वाटर लूज करता है। तो जब वाटर लूज करता है तो जो कंक्रीट के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है, सॉल्युबल सॉल्ट जो प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या है, उस कंक्रीट की सरफेस के ऊपर एक वाइट कलर का पाउडर इकट्ठा हो जाता है, उसे हम इफ्लोरेंस डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। Next, curing time of concrete is long as it attains a specific compressive strength in 28 days after casting and curing। जो curing time होता है वो कंक्रीट का लंबा होता है, लंबा रखना भी चाहिए, क्योंकि लंबा रखने की वजह से हमारे को उसकी जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो अच्छी अचीव होती है। बट ये एक डिसएडवांटेज में क्यों काउंट हो रहा है, क्योंकि अब लंबा है तो सब कॉस्टिंग वगैरह, लेबर वगैरह सब यूज़ होती है, तो इस वजह से वो एक डिसएडवांटेज भी है कि हमने अच्छी अच्छी स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए हमें उसकी क्यूरिंग लंबी करनी पड़ रही है ना। वैसे अगर मैं क्यूरिंग का थोड़ा सा आइडिया दूं आपको, तो क्यूरिंग क्या है, क्यूरिंग क्या होता है कि क्यूरिंग एक तरीके की प्रोसेस है जो हमें कंक्रीट के अंदर करनी पड़ती है उसको सेट करने के बाद कुछ दिनों तक, जिससे कि उसके अंदर जो मॉइस्चर है, जो हाइड्रेशन प्रोसेस होती है उसके बाद उसके अंदर जो मॉइस्चर मतलब वाटर जो है वो अच्छी तरीके से रिएक्ट करे, और हम और रिटेन रहे, ज़्यादा एवेपोरेशन ना हो कि सारा पानी, पता लगे सारा पानी उसमें से एवेपोरेट हो गया तो कंक्रीट के अंदर श्रिंकेज आ रहा है, क्रैक्स आ रहे हैं, है ना? और उसकी और जब ये प्रॉपर होगा तो उसकी वजह से ऑटोमेटिक उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी निकलने वाली है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आने वाली है, और स्ट्रेंथ अच्छी आएगी तो बस उसका पर्पस पूरा हो गया। ठीक है, इसलिए। और मिनिमम अगर जैसे बोलूँ मिनिमम क्यूरिंग टाइम क्या है, तो मिनिमम क्यूरिंग टाइम 7 डेज़ का होता है, कि 7 डेज़ तो मिनिमम क्यूरिंग हमें करनी चाहिए, उससे कम नहीं। और 28 डेज़ में हमारे को जो है वो 99% तक स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है कंक्रीट की। ठीक है, इसलिए 28 डेज़ ही मानते हैं वैसे कि अच्छी अगर स्ट्रेंथ चाहिए तो क्यूरिंग करनी चाहिए। नाउ लास्ट पॉइंट, कंक्रीट डिमांड स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल, skilled labor during mixing, placing, curing of concrete for its superior quality. If not, it is viable to poor strength and ड्यूरेबिलिटी। इसका मीन्स क्या है कि हमें एक स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल करना चाहिए उस कंक्रीट का, और वहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस बंदों के को ही संभालने देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मिक्सिंग है, उसको प्लेसिंग है, और जो उसकी क्यूरिंग है, अगर इनमें से कोई भी चीज़ में गड़बड़ हुई तो हमारी कंक्रीट जो है वो अच्छी नहीं बनेगी, और जब अच्छी नहीं बनेगी तो क्या डर रहेगा बताइए, फेलियर होने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे स्ट्रक्चर के, समझ रहे हैं, इस वजह से। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू कंक्रीट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, सेकंड कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, थर्ड कंक्रीट स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड कंप्रेशन, फोर्थ कंक्रीट इज वीक इन टेंशन। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो कंक्रीट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है कंप्रेशन में, पर जो टेंशन होता है उसमें वो वीक होता है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेसेस और टेंसाइल लोड वो नहीं बियर कर सकता, क्रैकिंग वगैरह हो जाती है उसमें, फेलियर वगैरह आ जाता है। इसलिए जो हमारा पहला स्टेटमेंट कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग इन टेंशन ये हमारा गलत हो जाएगा। कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन ये हमारा सही है। कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड कंप्रेशन, कंप्रेशन में तो होता है पर टेंशन में नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कॉन्क्रीट इज वीक इन टेंशन ये हमारा सही हो जाएगा, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज ड्यू टू रेजिस्टेंस टू। जो ड्यूरेबिलिटी होती है कंक्रीट की मीन्स लॉन्ग लाइफ जो रहती है कंक्रीट की, वो किस किस वजहों से होती है। हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, डिटोरिएशन फ्रॉम एनवायरमेंटल कंडीशंस, इंटरनल डिस्रप्टिव फोर्सेस, और थर्ड है केमिकल अटैक्स। तो जो हमारा डिटोरिएशन ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस है, मतलब जो हमारा जो एनवायरनमेंट की वजह से जो कि है ना फर्क पड़ता है, जैसे हमारा सनलाइट हो गई या हीट हो गई, विंड हो गई, कूलिंग एक्शन हो गए, वाटर हो गया, ये एनवायरनमेंट की वजह से हमें मिलता है ना, तो इसकी वजह से जो डिटोरिएट होती है। और इंटरनल डिस्ट्रक्टिव फोर्स मींस के जैसे मान के चलिए कंक्रीट है, कंक्रीट के
अंदर जो कि स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं आपस में लोड की वजह से, है ना, वो है ये, और केमिकल अटैक्स हो गए। तो हमारा बोल रहा है कि रेजिस्टेंस किस किस से, तो इन सब से, ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हमारा जो थर्ड है वो है कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डैश विद पासेज ऑफ टाइम। तो जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जो कंक्रीट होती है वो, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती है टाइम के साथ। ठीक है, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे कंक्रीट ज़्यादा मजबूत होती जाती है। और उसमें जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो अभी हम आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे, कितने कितने परसेंट से कितने कितने दिन में, है ना, क्या क्या रहता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फॉर हाई फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस मीन्स कूलिंग के लिए जो रेजिस्टेंस होता है कंक्रीट शुड बी, कंक्रीट कैसी होनी चाहिए, तो हमारी कंक्रीट जो है वो डेंस होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम क्रैक्स होने चाहिए, और एयर एंट्रेंड होना चाहिए। तो हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए वो हो जाए ऑल ऑफ द अबव। जैसे डेंस मीन्स थोड़ी बल्की टाइप होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम क्रैक्स मतलब क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए उसमें, है ना, कंक्रीट के अंदर, क्योंकि क्रैक्स वगैरह होंगे तो मॉइस्चर वगैरह एंटर कर जाएगा कंक्रीट के अंदर हमारा। और एयर एंट्रेंड मतलब जो कंक्रीट है उसमें वॉइड्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि वॉइड्स वगैरह से भी कंक्रीट में मॉइस्चर वगैरह एंटर कर जाता है, तो वो भी एक तरीके से, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज और आर ट्रू। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 1 डे इज 16%, strength of concrete after 7 days 65%, strength of concrete after 14 days 90%, और strength of concrete after 20 days 99 to 100%। तो ये आपके जो सारे स्टेटमेंट है, सारे स्टेटमेंट ही ट्रू है। ठीक है, एज पर IS कोड 456/2000 जो कि हमारा कंक्रीट का IS कोड है ना, उसके अकॉर्डिंग ये स्पेक्स हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के। ठीक है, तो इनको आप याद भी कर लीजिए। इसलिए हमने आपको एक पॉइंट भी बताया था डिसएडवांटेज में, कि जो कंक्रीट की जो 100% स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट है वो 28 डेज की रहती है। मतलब 28 डेज के बाद हम बोल सकते हैं, 28 डेज की क्यूरिंग के बाद हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कंक्रीट है 99 to 100% स्ट्रेंथ अचीव कर चुका है। ठीक है, नाउ वी सी सम एप्लीकेशंस ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की एप्लीकेशन, इट इज़ यूज मोर देन एनी मैन मेड प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। कंक्रीट है वो और किसी भी प्रोडक्ट से सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है। अगर हम देखें तो, अगर हम कहीं देखें मतलब अपने आसपास ही अगर हम देख लें तो हमें कंक्रीट की स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, हमारे घर, रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, ऐसे बहुत एग्जांपल हैं। तो वही, देयर आर नुमरस एप्लीकेशन ऑफ कंक्रीट इन द कंस्ट्रक्शन बट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट आर, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने कुछ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हैं, मेन जो होते हैं उनको मेंशन किया है ना, आइडिया देने के लिए। फर्स्ट है, जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, जैसे हमारे घर वगैरह, आर हाउस, घर वगैरह, है ना, वो कंक्रीट से बनता है। सेकंड, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, जैसे कि हमारी ऑफिस बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, मॉल्स, ये सब कॉमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं ना। थर्ड हमारा जैसे कलवर्ट, सीवर कंस्ट्रक्शन। कलवर्ट क्या है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा, तो मैं आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे बहुत बार क्या होता है कि हमारी रोड जो है ना, पास हो रही है कहीं से और वहीं पर कोई नहर भी आ रही है। नहर मतलब चैनल, कोई चैनल भी आ रहा है, वहाँ से कोई नहर भी क्रॉस हो रही है। तो इसको, जो रोड का जो वेट है और जो यहाँ पे साइड में जो सॉइल का वेट है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हम एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना देते हैं इस टाइप से, है ना। आपने कभी देखा हो, आपको ध्यान दिया हो। ठीक है, तो जो आप समझ लीजिए जैसे कि जो रोड है ना, और जो सॉइल है साइड में, ये सब जो यहाँ सॉइल, मान लीजिए सॉइल है इसके आसपास और ये नहर क्रॉस हो रही है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये इसको लिटरली सपोर्ट करता है, रोड को, सॉइल को, है ना, इस तरीके से। नाउ सीवर कंस्ट्रक्शन, जैसे सीवर कंस्ट्रक्शन जो होता है वो सारा कंक्रीट का होता है। जो सीवर लाइंस होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट की, है ना।
कंक्रीट वगैरह की बनी होती हैं। ये मैंने प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट को अगर थोड़ा सा समझना है तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस देखिए, उसमें मैंने थोड़ा क्लियर किया है प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट वगैरह को। नेक्स्ट हमारा ब्रिज कंस्ट्रक्शन। ब्रिज कंस्ट्रक्शन में सारा जितना भी उसका रहता है वो सब कंक्रीट से बनता है, चाहे अगर ब्रिज की फाउंडेशन की बात कर लें हम, चाहे उसके पियर्स की बात कर लें हम, चाहे उसका गर्डर्स की बात कर लें हम, मतलब सुपर स्ट्रक्चर जो ऊपर का एज वेल एज सब स्ट्रक्चर सब कंक्रीट से बनता है ना ब्रिज का। नेक्स्ट इज कंक्रीट डैम्स वगैरह, सारा कंक्रीट कंस्ट्रक्शन होता है। कंक्रीट के रोड्स है ना। मैं थोड़ा सा और बता दूं आपका रोड्स के बारे में। जैसे कि जो रोड्स होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर। जो फर्स्ट है हमारा वो WBM रोड्स होता है, रोड्स होती हैं, वाटर बाउंड मकेडम कहते हैं जिसको। सेकंड इज बिटुमिनस रोड, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ में होते हैं। जो हमारे आसपास जो रोड्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो होती हैं वो बिटुमिनस रोड ही होती हैं। और फोर्थ इज कॉन्क्रीट रोड, है ना। तो इसमें जिसमें कंक्रीट का हम यूज़ करते हैं। सेवेंथ इज फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन, फाउंडेशन वगैरह में सारा कंक्रीट का यूज़ होता है। जैसे कि अगर तो जो जब हम एक्सकवेशन करते हैं उसके बाद सबसे पहले सीसी की लेयर बिछाते हैं हम, हमारे जो ग्राउंड होता है उसके ऊपर। उसके बाद फिर जो फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं हम, वो सब कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन में। और हमारा जो लास्ट है वो है रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्शन में। रिटेनिंग वॉल्स क्या होती हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँ रिटेनिंग वॉल्स का, तो इधर आ जाइए। तो जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ रिटेनिंग वॉल्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता है बैकफिल को रोकने के लिए। बैकफिल जैसे कुछ भी हो सकता है, सॉइल, स्टोन्स, कोई भी मटेरियल जो प्रेजेंट रहता है हिल्स वगैरह पे। लेट अस सपोज वी हैव अ रोड, इसके साइड में हिली स्लोप है, मतलब स्लोप है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो जो इसका मटेरियल है वो नीचे स्लाइड डाउन ना हो जाए, इसके लिए हम उसकी एज पर, रोड की एज पर थोड़ा सा साइड हटकर एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रिटेनिंग वॉल्स, जो कि मटेरियल को नीचे गिरने से रोकता है। थैंक यू। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।